नमस्कार दोस्तों, मैं स्थित राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय स्थित सर पर आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा पार्टनरशिप का लास्ट क्लास है, मतलब अंतिम क्लास है। और आप सभी लोग इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन आजकल हमारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और आज की क्लास में मैं आपको उन छूटे हुए प्रश्नों पे चर्चा करके बताऊंगा जो प्रश्न के कॉन्सेप्ट अभी मैंने नहीं बताए हैं। इसके अलावा अब आप लोगों को मैं स्टडी मटेरियल के रूप में आज एक मैं सीट आपको PDF सेंड करूंगा आप सभी लोगों के व्हाट्सएप पे। तो आप लोग उस PDF को सॉल्व करिएगा और जो भी आपको डाउट हो उन डाउट्स को इकट्ठा कर लीजिएगा। ठीक एक आध दिन के अंदर ही मैं आप लोगों की डाउट क्लास रखने वाला हूं, जिसमें मैं आपको वर्क इन टाइम और पाइप टंकी की डाउट क्लास पहले रखूंगा। इसके बाद फिर अगले दिन मैं आपकी रेशियो की डाउट क्लास रखूंगा। तो आप सभी लोगों से ये कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं या इस समय देख रहे हैं, वो सभी लोग अपने डाउट इकट्ठे कर लें। और आपके डाउट में जब जिस माध्यम से बोलूं कि आप मुझे इस तरीके से मुझे ये डाउट भेजिएगा, तो वो डाउट आप मुझे बेहिचक भेजिएगा और फिर मैं आपको उन सभी डाउट्स पे डिस्कस करूँगा। तो आप सभी प्यारे बच्चों बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करिएगा और कहीं कोई दिक्कत आए तो बेहिचक हमें बताइएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सर शुरू करते हैं आज की क्लास को। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास है आज की भी हमारी। पार्टनरशिप का टॉपिक है, अपने आप में एक अहम टॉपिक होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। देखिएगा यहाँ पर क्या दे रखा है कि राम मोहन और सोहन 10, 11, 12 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। राम मोहन और सोहन राम मोहन और सोहन 10:11:12 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। ठीक है, राम मोहन सोहन 10, 11, 12 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। और क्या दे रखा है भाई? व्यापार में रहने का समय, व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती है। व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती है। ठीक है, यदि मोहन और सोहन का कुल लाभ, यदि मोहन और सोहन का कुल लाभ कुल लाभ 13,500 है, तो राम का भाग कितना होगा? राम का भाग कितना होगा? तो देखिएगा बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छा सवाल आपके सामने लिखा हुआ है। केवल आपको इस सवाल में, ये सवाल इतना ज़्यादा आसान होता है, केवल आपको इस सवाल में इसका लॉजिक पकड़ना है। मैं आपको इसका लॉजिक बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपको इसका एक बहुत ही छोटी सी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप सवाल को तुरंत कर पाओगे।
सबसे पहले पूरा सवाल समझो कि भाई राम, मोहन और सोहन 3 लोग हैं। इनकी पूंजी 10 है, इनकी पूंजी 11, इनकी पूंजी 12। ये तो इनकी पूंजी हो गई ना। अब इसके बाद इस सवाल में इन्होंने एक बहुत ही स्पष्ट बात बोली है सौरभ बेटा। ये कह रहे हैं कि जो समय है वो पूंजी का क्या है, विलोमानुपाती। पूंजी का विलोमानुपाती होने का मतलब यह होता है, विलोमानुपाती जैसे x का विलोम करोगे तो 1/x, समझ रहे सर। इसी को विलोम बोलो चाहे प्रतिलोम बोलो। तो आप यहां पर देखिएगा, इसका आप इनवर्स करेंगे तो कहा गया है कि जो टाइम है वो पूंजी का इनवर्स है। तो इनवर्स करोगे तो इसका टाइम 1/10, इसका टाइम 1/11, इसका टाइम 1/12। देखो टाइम, देखो पूंजी का जस्ट विलोम है कि नहीं है। अब जरा गौर से देखो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, मतलब अनुपात आया 1:1:1। भाई मेरे समझो, यहां पे तीनों का लाभ आपस में कैसा आ रहा है, समान आ रहा है। प्रश्न में क्या है कि मोहन और सोहन का कुल लाभ। तो भाई मोहन और सोहन का कुल लाभ कितना है, 2, और 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13,500। ठीक, आपसे किसका लाभ पूछा है, 1 का, मतलब राम का हिस्सा पूछेगा तो 2 का भाग देंगे, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10, मतलब 6750 रुपए। बताइए सर, लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं। किस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे एग्जाम में, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा और उम्मीद करता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। बताइए सर, अब आप इस सवाल को डायरेक्ट परमानेंट अपने जीवन में तैयार कर लो। ये सवाल पूछा बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता रहता है। मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि ये सवाल इसलिए रिपीट होता रहता है क्योंकि बहुत से बच्चे इस लाइन को नहीं समझ पाते हैं, समय पूंजी का विलोमानुपाती है। अब मैं आपको एक बात, सीधी बात बता देता हूँ, अगर कभी किसी सवाल में भी, किसी भी साझेदारी के बिजनेस में टाइम पूंजी का विलोमानुपाती हो जाए, अगर टाइम पूंजी का क्या हो जाए भाई, विलोमानुपाती हो जाए, तो आपको पूरे सवाल में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। सीधी बात, एक ही बात याद रखने की आवश्यकता है कि अगर टाइम पूंजी का विलोम है तो तीनों का लाभ आपस में कैसा होगा, बराबर होगा। तीनों का लाभ आपस में भैया जी कैसा होगा, बराबर होगा। और डायरेक्ट आप इस सवाल को लगा सकते हो कि यहाँ पे 2 की वैल्यू आप डायरेक्ट दे सकते हो 13,500, और 1 की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो आपका निकलेगा कितना, 6,750। ये आप डायरेक्ट भी इस सवाल को लगा सकते हो, कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। रेशियो चाहे जो कुछ बदलता रहे, जरूरी नहीं कि हर बार रेशियो ही देगा, ऐसा भी बोलेगा पूंजी का विलोमानुपाती है। समझ रहे हैं, टाइम पूंजी का कैसा है, विलोमानुपाती है। तब भी लगाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, अनुपात सदैव 1:1:1 रहेगा, क्योंकि विलोमानुपात होने पे सेम नंबर बटे में आता है, इसलिए कट के 1 हो जाता है। तरीका क्लियर हो गया, चलो भाई बहुत अच्छी बात। तो अब अगर इस तरीके का सवाल आपके पेपर में आएगा तो आप लोग कर पाएंगे, चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब मैं आपको एक सवाल बहुत अच्छा समझाने वाला हूँ, आप लोग बहुत ध्यान से इस सवाल को समझिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, आपके परीक्षाओं में पूछा भी जाता है, जरा ध्यान दे दिए। बहुत अच्छे सवाल हैं भाई, इन पे आप बहुत अच्छे तरीके से गौर करिएगा। देखो भाई क्या कह रहा है, किसी व्यापार में बी ए से 8,000 अधिक निवेश करता है। किसी व्यापार में बी ए से 8,000 अधिक निवेश करता है।
8,000 अधिक निवेश करता है। ए उसमें 12 माह तक, बी उसमें 8 माह तक रहता है। ए उसमें 12 माह तक, बी 8 माह तक रहता है। बी 8 माह तक रहता है। ठीक है। वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ होता है। वर्ष के अंत में 22,000 रुपए का लाभ होता है। लाभ होता है, ठीक, जिसमें से बी का हिस्सा ए से 2,000 अधिक है। जिसमें से बी का हिस्सा ए से 2,000 अधिक है। ठीक है। अब क्या कर रहा है, प्रत्येक की पूंजी ज्ञात करो। प्रत्येक की पूंजी ज्ञात करो। बहुत अच्छा सवाल है। एक सवाल मैं आपको समझाऊंगा और एक सवाल आप लोग लगाएंगे। देखिएगा सर मैं किस तरीके से आपको ये सवाल समझाता हूँ। आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छी तरीके से देखना है और बहुत अच्छी तरीके से सभी लोगों को समझना भी है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाऊंगा कि एक बात बताओ, आप सभी लोगों को मैंने जब पार्टनरशिप पढ़ाना से शुरू किया था तो मैं आपसे क्या कहता था कि अगर आप सवाल में लाभ चाहते हैं, अगर आप सवाल में क्या चाहते हैं, लाभ चाहते हैं, तो लाभ निकालने के लिए भाई किसका किसका, पूंजी और समय का क्या कर दें, गुणा कर दें। पूंजी और समय का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और हम जितने भी सवाल अभी तक लगाए हैं सभी में यही नियम अप्लाई करते रहे। पहले हम पूंजी लिखते थे, फिर समय का गुणा कर देते थे, ऑटोमेटिक लाभ का अनुपात आ जाता था। यही तो करते थे। लेकिन थोड़ी देर के लिए इमेजिन किया जाए कि अगर मुझे सिर्फ पूंजी चाहिए तो क्या करना पड़ेगा। तो अगर मुझे यहाँ पर पूंजी चाहिए तो पूंजी निकालने के लिए मैं लाभ में किसका भाग दे दूंगा भाई, टाइम का भाग दे दूंगा। बताइए सर बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। अगर मुझे पूंजी निकालनी है डायरेक्ट तो लाभ में मुझे किसका भाग देना है, टाइम का। ठीक, एक बात आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गई। तो दो बातें हमें क्लियर हो रही हैं कि लाभ अगर चाहिए तो पूंजी गुणा समय, और दूसरा पूंजी निकालने के लिए लाभ में हमें समय का भाग देना है। पूंजी निकालने के लिए लाभ बटे समय। ठीक, अब देखो सवाल कैसे लगाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा बेटा। सबसे पहले मुझे एक बात समझानी है आप लोगों को। आपसे मैं कहूं कि टोटल लाभ, तो आप बोलोगे सर 22,000। ठीक, कितना है भाई, 22,000। अब 22,000 में से ए का हिस्सा, सॉरी बी का हिस्सा ए से 2,000 अधिक है। कौन अधिक है, बी। किससे अधिक है, ए से। कितना अधिक है, 2,000 अधिक है। लॉजिकली ये बताओ, ऐसा बंटवारा करो कि इसको 2,000 ज्यादा मिल जाए। तो आप बोलोगे सर इसको 12,000 दे दो और इसको 10,000 दे दो। बताओ सर इससे ये 2,000 अधिक हो गया कि नहीं हो गया। भाई कॉमन सेंस वाली बात यह है कि करना क्या होता है कि भाई जो 2,000 अधिक है वो 2,000 आप अपने माइंड में अलग कर लो, और उसके बाद बचा 20,000। तो 20,000 में 10,000 इसका होगा और इसका 10 और 2 12,000 होगा। लॉजिक क्लियर हुआ। अब थोड़ा आगे बढ़ो। क्या करना है आपको समझाना ये था मुझे कि अगर आप यहां पर लाभ को अनुपात में बदलेंगे तो लाभ का अनुपात बनेगा 5:6। ये लाभ का अनुपात आया। अब आगे की कहानी सुनो बड़े आराम से। ये बताओ, आप लोगों को पता है कि अभी अभी कहा था मैंने लाभ बटे समय। एक बात बताओ, इसका समय 12 महीने है और इसका समय कितने, 8 महीने है। सॉल्व करो। 4
तिया 12, 4 दूना 8, 2 तिया 6। यहाँ पे इसका गुणा हो जाएगा तो 3 त्रिका क्या हो जाएगा 9, तो 5 अनुपात क्या हो गया 9। भाई अंतर देखो, अंतर कितना आया, तो आप कहोगे 4। तो बताओ 4 की वैल्यू अगर आपसे कहा जाए, यहां पर देखो इन्होंने बोला क्या है, बी ए से 8000 अधिक लगाता है, तुम देखो बी ए से 4 ज्यादा लगाता है, तो 4 की वैल्यू हो गई दोस्त कितने हजार, 8000। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो 1 की वैल्यू कितनी बन गई भाई 2000, 1 की वैल्यू 2000। तो बताओ 9 की वैल्यू अगर निकालोगे तो कितनी आएगी 18000, और यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी 10000। इसका मतलब ए की पूंजी भाई 10000 रुपये है और बी की पूंजी भाई 18000 रुपये। तो किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को एग्जाम में लगाओगे, आप लोगों को लॉजिक क्लियर हुआ कि नहीं बताइए। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम अगर आई हो तो आप मुझे इस सवाल में बता सकते हैं, डायरेक्ट आप इस सवाल को लगा सकते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। बताइए सभी लोगों को क्लियर है? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कंफ्यूजन दूर करो पहले। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो बहुत अच्छा है। बस जितने लोग लगातार देख रहे हैं इन सभी लोगों से मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी प्यारे दोस्तों इसी तरीके से रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। सर कहते नहीं है कि जीवन में इंसान को स्वयं से लड़ना पड़ता है, और वो काम करने के लिए इंसान को रेगुलरिटी बनाने के लिए स्वयं से लड़ना है। पता है भैया जी सबसे कठिन काम क्या होता है? सबसे कठिन काम होता है किसी चीज़ में रेगुलर हो जाना। जैसे कह दें कि बहुत छोटी सी एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं सर, और एक आपको बहुत ज़बरदस्त चीज़ समझाते हैं जो आपके जीवन में काम आएगी। सर बहुत छोटी सी कहानी आपको सिखाएंगे और एक छोटा सा एग्जांपल बताएंगे। जैसे किसी भी चीज़ में रेगुलर होना बहुत आप देखते हैं कि बहुत कठिन काम है। बहुत कठिन काम इस तरीके से है कि सर कठिन इसलिए है कि आपको एक छोटा सा किस्सा समझाते हैं। जैसे क्या है कि मैंने एक बहुत ही नॉर्मल कोचिंग संचालक से बात की, एक बहुत छोटे से कोचिंग संचालक से बात की। मतलब छोटे से कोचिंग संचालक का मतलब ये नहीं है कि कोचिंग छोटी है, कोचिंग उसकी बड़ी है, लेकिन बस उसका स्वभाव बहुत अच्छा है इसलिए मैं उससे बात करता हूँ। तो उसने मुझे एक बहुत छोटी सी कहानी समझाई। कहानी उसकी सिर्फ इतनी थी, मैंने उससे पूछा कि यार आपकी फ़ीस कितनी है? तो वो कहने लगा सर मेरी फ़ीस जो है वो 1 महीने की फ़ीस है 2500 रुपये। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, 2500 रुपये पर मंथ ये फीस लेता है। ठीक 2500 रुपये पर मंथ फीस लेता है, और इसके बाद अगर कोई स्टूडेंट इसके यहाँ 12 महीने पढ़ता है तो 12 25 330,000 रुपये फीस होती है सर। ठीक 30,000 रुपये फीस होती है। बहुत ही एक छोटा सा किस्सा समझाएंगे और बहुत लॉजिकल किस्सा है, आपको समझ में आ जाएगा तो आप चीज़ों को सही तरीके से शायद मैनेज करना सीख जाएं। यहाँ पर उसने 2500 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने की फीस जब पता की तो कितनी फीस बनी जाके भाई 30,000 रुपये फीस बनी जाके। अब मैंने उससे पूछा कि अच्छा यार ये बताओ कि 1 साल की कितनी फ़ीस लेते हो? तो कह रहा है सर 1 साल की फ़ीस अगर कोई लड़का 1 ईयर एडमिशन लेता है तो मैं 10,000 रुपये पर ईयर फीस लेता हूँ। बहुत ही एक छोटा सा किस्सा मुझे समझ में आया। मैंने कहा ऐसा क्यों करते हो भाई, यहाँ पे तुम्हें 30,000 रुपये मिल रहे हैं और यहाँ पे तुम लड़के से 10,000 रुपये लेते हो, तो ऐसा क्यों करते हो भाई? आप जब आप यहाँ पर फ़ायदे में हो, यहाँ आप घाटे में हो। कह रहा सर कतई घाटे में नहीं है, कह रहा यहाँ पे हम उससे ज़्यादा फ़ायदे में रहते हैं। अब मैंने पूछा क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो कहता है जब लड़का मंथ बाई मंथ पढ़ रहा होता है तो वो हर महीने फीस देता है, और हर महीने उसे फीस देने की चिंता भी रहती है। और जब हर महीने फीस देने की चिंता रहती है तो वो रेगुलर ढंग से पढ़ाई करता है, रेगुलर ढंग से। ठीक जब लड़का 10,000 रुपये 1 साल की फीस देते थे तो वो क्या सोचता है, अरे मेरी तो 1 साल की फीस जमा है। तब वो सर 1 साल की फीस जमा करने के बाद वो लड़का सबसे पहले हफ्ते तो बहुत रेगुलर आएगा, फिर दूसरे हफ्ते से 1-2 एब्सेंटी शुरू करेगा,
फिर तीसरे हफ्ते से वो सीधे सीधे 4-5 दिन की एब्सेंटी शुरू कर देगा, फिर वो महीने महीने की एब्सेंटी शुरू करेगा। फाइनली ये लड़का मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा अगर पढ़ने आता है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये पढ़ने आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 महीने मेरे पास पढ़ने आता है, इससे ज़्यादा ये कभी पढ़ने ही नहीं आता। अगर बहुत रेगुलर है तो 3 महीने पढ़ने आएगा, इससे ज़्यादा पढ़ने ही नहीं आएगा। ये सिस्टम हो जाता है सर। रेगुलरिटी ना होने का मुख्य कारण क्या होता है कि आप लोगों में से बहुत से लोग क्या होते हैं कि निश्चिंत हो जाते हैं सर, बहुत से लोग निश्चिंत हो जाते हैं। अच्छा, मैंने इस बार मंथली फीस आप लोगों के सामने इसीलिए रखी कि भाई मंथ बाई मंथ आप लोग पैसे देंगे तो मंथ बाई मंथ तुम्हें चिंता रहेगी सर। और जब आप 1 साल की फीस, मान लीजिएगा मैं भी पैकेज निकाल सकता था 1500 रुपये 1 साल की फीस, या मैं कह देता 1000 रुपये इतने दिन की फीस, तो क्या होता है कि उसमें लड़का इतना ज़्यादा निश्चिंत हो जाता है, अरे पढ़ लेंगे, अरे पढ़ लेंगे। तो ये पढ़ लेंगे वाली समस्या बहुत खतरनाक हो जाती है। अच्छा, दूसरा यही मंथली फीस के माध्यम से अगर कोई लड़का पढ़ता है तो वो थोड़ा रेगुलर इसलिए रहता है क्योंकि उसे हर महीने चिंता रहती है, यार अभी देखो अगले महीने फिर फीस जमा करनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा वो सही तरीके से पढ़ाई करना शुरू करता है। तो बहुत एक लॉजिकल बात है, शायद आपको चीज़ें समझ में आ रही हो मेरी बातें, ठीक है। अब बाकी आप सभी लोगों से एक बहुत छोटा सा आग्रह है कि आप सभी जितने मेरे प्यारे मित्र हैं, जितने भी लोग इस वीडियो को बाद में देखेंगे या जो अभी प्रेजेंट में देख रहे हैं, आप सभी लोग अपने यार मित्र दोस्तों को ज़रूर हमारी कोचिंग के बारे में सजेस्ट करिए। दोस्त, आपका एक सहयोग मेरे मनोबल को बहुत ऊंचा कर देता है। होता क्या है कि सर परिस्थितियां बहुत गंभीर हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंभीर स्थितियां हैं, लेकिन उन गंभीर स्थितियों में मैं किसी प्रकार से, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ, ना मैं कोई घबरा रहा हूँ, लेकिन बस आप लोगों के सहयोग का ज़रूर एक इच्छा रखता हूँ। और बहुत से बच्चों ने मतलब मैं उनका अगर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का नाम लूँगा तो ये थोड़ा कहीं ना कहीं मतलब अन्य स्टूडेंट को नीचा दिखाने जैसा हो जाएगा, ऐसा मुझे कुछ करना नहीं, मेरा कोई उद्देश्य नहीं। लेकिन बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त सहयोग किया, उनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन लोगों ने 4-4, 5-5 बच्चों को सजेस्ट करके, अपने दोस्तों यार मित्रों को सजेस्ट करके उन लोगों ने पढ़ाई शुरू की और ख़ुद एडमिशन लिया, साथ में 1-2 लोगों को एडमिशन दिलाया और उन लोगों को समझाया कि आप हमारे सर से पढ़िए। आप सभी बच्चे अगर इस तरीके से हमारा सहयोग करेंगे तो बहुत बेहतर स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। और हम लोगों की जो कोचिंग की जो हम उम्मीदें रखते हैं अपने आप से, हम भी सोच रहे हैं कि बहुत जल्दी अपने बच्चों को डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाया जाए। तो ये डिजिटल बोर्ड लाने के लिए भैया जी स्टूडेंट की संख्या भी होनी चाहिए, समझ गए सर। अब यहाँ पे लाइव कितने पढ़ते हैं? 30-40, और डिजिटल बोर्ड वाले पे लाइव कितने पढ़ते हैं? 1500। तो भाई बहुत बड़ा अंतर है, 30-40 और 1500 में बहुत बड़ा अंतर है। तो भाई जब ये 1500 वाली स्ट्रेंथ पहुंचने वाली होती है तो डिजिटल बोर्ड ऑटोमेटिक आ जाएगा, समझ रहे हैं ना सर। तो मैं उस स्ट्रेंथ को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि आप लोग सहयोग अपना जारी रखिएगा। आपका बहुत सहयोग रहा है और आगे भी मैं आपसे सहयोग की उम्मीद रखता हूँ। देखिएगा बच्चों, खैर देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पे अगला सवाल दिया गया है। बहुत अच्छा सवाल एक आप लोगों को दे रहे हैं, जरा देखिएगा। एक सवाल अच्छा आप लोग लगा के दिखाओ यार, एक सवाल मैं आप लोगों को लगाने के लिए दे रहा हूँ, सभी लोग लगा के दिखाओ जो पिछले कॉन्सेप्ट पे है। कह रहा है किसी व्यापार में ए बी से 12,000 अधिक निवेश करता है। सभी लोग इस सवाल का तुरंत आंसर देंगे। किसी व्यापार में ए बी से 12,000 अधिक निवेश करता है। ए बी से 12,000 अधिक निवेश करता है, ठीक है। और क्या दे रखा है? तथा ए 10 माह तक और बी 12 माह तक इस व्यापार में रहता है। ए 10 माह तक, बी 12 माह तक, बी 12 माह तक व्यापार में रहता है। ए 10 माह तक, बी 12 माह तक व्यापार में रहता है, ठीक है। कुल लाभ 15,000 हुआ, कुल लाभ 15,000 हुआ।
ठीक, कह रहा है जिसमें ए का हिस्सा बी से 3000 अधिक है, जिसमें ए का हिस्सा बी से 3000 अधिक है, बी से 3000 अधिक है। ठीक है, ए का हिस्सा बी से 3000 अधिक है। ठीक है, ए की पूंजी क्या थी? ए की पूंजी क्या थी? चलो भाई फटाफट इस सवाल का सॉल्यूशन दीजिए आप लोग। बहुत आसान तरीके से आंसर आ जाएगा, फटाक से आंसर दो सभी लोग। अभी अभी आप लोगों को इसका मैं तरीका समझाया था। शशांक बेटा समझ आ रहा है? अब है आपको समझ आ रहा है? रजत बेटा आपको क्लियर है? चलिए, कई बच्चों ने आंसर खैर दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोगों का, सभी लोगों का लगभग आंसर सही आ रहा है। भाई देखिएगा, 15,000 रुपये का लाभ हुआ और 15,000 में ए का हिस्सा बी से 3000 अधिक है, तो ए बी से 3000 अधिक है, तो मैंने 15 में से 3 निकाल लिए, 3 निकाल लिए, बचे कितने? 12। 6 इधर 6 इधर, तो 6 3 9,000 इसके हो गए और 6000 उसके हो गए। देखो भाई, अब आपका ये रेशियो अगर बनाया जाए तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6, ये जो अनुपात बनेगा ये किसका बना? लाभ का। अब आप जानते हैं कि लाभ बटे क्या होता है? समय। तो समय इसका है 10 महीने और इसका है 12 महीने। चलो भाई काट पीट लेते हैं। ऐसा करो, जो जिससे कटे, तो 2 से काटे 6 बार कटा। ठीक है, और जब देखा तो यहाँ पर देखिएगा किस तरीके से सिंप्लीफाई हो जाएगा। 3 दूना 6, सॉरी 3 से नहीं 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 पंचे 10। ठीक, अब ये आ जाएगा 3 त्रिका 9 अनुपात 5। तो यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है कि ए बी से 12,000 अधिक है। तुम देखो ए बी से कितना अधिक है, तो आप बोलोगे 4, तो 4 की वैल्यू बेटा जब 12,000 हो गई, ठीक, तो 4 तिया 12, 1 की वैल्यू 3000 आ गई, 1 की वैल्यू 3000। आपसे पूछा है किसका हिस्सा? ए का, तो 9 तिया 27,000। बताइएगा किस तरीके से बच्चों आप इस सवाल को लगाएंगे? आप सबको समझ आ गया? तो अगर कभी भी ये सवाल आपके सामने एग्जाम में आ जाएगा तो सभी लोग आप लोग लगा पाएंगे? चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है। तो जिसको रिपीट करवाना था उसका सवाल ये रिपीट भी हो गया है, और जिन लोगों को प्रैक्टिस करवानी थी उनकी प्रैक्टिस भी हो गई। चलो भाई, बहुत अच्छा। अब देखते हैं एक अगला सवाल किस तरीके से यहाँ पर दिया गया है। भाई बहुत अच्छा सवाल दिया गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग ध्यान देंगे। वैसा ये सवाल आप लोगों का एक इसी टाइप का, ये तो नहीं, एक इसी टाइप का सवाल आपके आर.एस. अग्रवाल की किताब में दिया है, जो मैं अब लिखने वाला हूँ। काफ़ी बड़ी लैंग्वेज होती है, लेकिन घबराना नहीं है, आपको चिंता नहीं करनी किसी सवाल में। सारे सवाल आसान हैं, आप आराम से लगा पाएंगे सबको। मैं आपको बढ़िया बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, चिंता मत करिए। देखो एक बढ़िया सा सवाल क्या है। किसी व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार हैं। किसी व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार हैं। किसी व्यापार में ए तथा बी 2 साझेदार। साझेदारी की शर्त यह है
साझेदारी की शर्त यह है कि संपूर्ण पूंजी पूंजी 45,000 रुपए का निवेश ए करेगा। ठीक है, कौन करेगा? ए करेगा। व्यापार की देखभाल हेतु देखभाल हेतु बी को 100 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, तथा शेष लाभ को दोनों बराबर बांटेंगे। दोनों बराबर बांटेंगे। ठीक, और क्या लिखा है? तथा दूसरी शर्त के अनुसार बी ए को उसकी आधी पूंजी पर पूंजी पर 5% वार्षिक दर से 5% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करेगा। और क्या रखा है कि अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो जाती है। अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो जाती है। कुल लाभ क्या था? देखो भाई, ये सवाल है। अब किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है, ताकि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पूरा सवाल समझ में आ जाए। सभी बच्चों को देखना, बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से सवाल समझाऊंगा और आपको कोई भी किसी प्रकार से कोई इस सवाल में कन्फ्यूजन नहीं होगा। जितने भी लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, बहुत ध्यान से इस पूरे सवाल को देखिएगा, ताकि आप लोगों को ये सवाल बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर हो जाए और कहीं कोई कॉन्सेप्ट में कन्फ्यूजन ना रह जाए। देखो भाई, क्या करना है। सबसे पहले इस बिजनेस का मैं आपको स्ट्रक्चर थोड़ा सा समझाता हूँ, थोड़ा सा एक आइडिया देता हूँ। जैसे ये दो मित्र हैं, ये कालू, ये नीलू। ठीक, ये दो मित्र हैं, एक का नाम कालू है, एक का नाम नीलू है। ठीक,
अब ये किसी बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन सर इस कालू के पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है। तो ये नीलू कहता है ऐसा करो, कोई दिक्कत नहीं, अगर पैसे नहीं है तो पैसे हम लगाएंगे। ये क्या कह रहा है कि पैसे नहीं है तो पैसे हम लगाएंगे। ठीक। दूसरा ये एक बात और इसको समझाता है कालू को, कहता है ऐसा करो भैया, तुम बिजनेस की देख रेख करोगे, मतलब एज ए एम्प्लॉय काम करेगा ये। एम्प्लॉय के लिए इसको हर महीने 100 रुपये सैलरी हम देंगे। ठीक। कालू एग्री हो गया, कह रहा ठीक। फिर नीलू ने इसको समझाया कि देखो जो प्रॉफिट होगा वो हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। ये भी इस बात पे भी कालू एग्री हो गया, कह रहा बिल्कुल सही बात। फिर नीलू ने इससे एक बात और कही, कहने लगा देखो भैया, पैसा हम जरूर लगा रहे हैं, लेकिन आधे पैसे पर हम तुमसे 5% क्या लेंगे, ब्याज। कुछ कंडीशन समझ आ रही सवाल की? पूरा सवाल आपके दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? ये सवाल की स्थिति है। अब इस सवाल को कैसे लगाना है ताकि ये सवाल आप जल्दी लगा पाएँ। देखिएगा, पहले मैं भी इस सवाल को एक बहुत लंबे प्रोसेस से लगा लेता था, लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे करके इसके प्रोसेस में काफ़ी सुधार और काफ़ी बदलाव कर दिया और अब इस प्रोसेस को बहुत छोटा कर दिया है। तो आप सभी बच्चे इस प्रोसेस को बहुत आराम से देखिएगा और आपको बहुत आराम से ये प्रोसेस समझ में आएगा। केवल ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, कंडीशन ये है कि बिजनेस में 2 लोग हैं। कौन कौन है? ए और बी। ठीक। अच्छा ये बताओ, इन्वेस्ट कौन करता है? तो 45,000 रुपये का इन्वेस्ट होता है। ठीक। अच्छा, 45,000 में आप लोग एक चीज़ अपने माइंड में रखो, 45,000 में 22,500 इसका शेयर मान लो। ये मानो आप अपने दिमाग में, लगाया इसने लेकिन आप इसका मानो, और 22,500 इसका शेयर मानो। लेकिन बस इतना याद रखना कि भाई ये जो शेयर है ये इसने खुद नहीं लगाया है, ये पैसा लगाया इसने है, ये इस पैसे पर ब्याज भरेगा। ठीक। क्या भरेगा? ब्याज भरेगा। ठीक। एक कंडीशन आपको क्लियर हुई। अब आगे की स्टोरी क्या है? आगे की स्टोरी ये है कि बी को 100 रुपया महीना देंगे हम। अच्छा ये बताओ, जब बी को हम 100 रुपया महीना देंगे तो एक साल में बी की सैलरी कितनी बन गई? 1200 रुपये सैलरी बन गई। बताइए बात समझ में आई कि नहीं? कितनी सैलरी बन गई? 1200 रुपये सैलरी बन गई। अब ये बताओ, जब इसको सैलरी मिल गई तो सैलरी मिलने के बाद भाई सैलरी दी गई, और सैलरी देने के बाद जो पैसा बचा उसको दोनों ने आपस में कैसा बराबर बांट लिया। तो कहने का मतलब, बराबर बांटने का मतलब, यहाँ पे चाहो तो आप कोई नंबर लिख लो, x लिख सकते हो, या कोई आप 100 जो आपकी इच्छा करे। सपोज करो मैं मान लेता हूँ कि इसको x लाभ मिला और इसको भी कितना मिला, x लाभ मिला। भैया जी, इसको सैलरी मिली, सैलरी के अलावा जो बचा हुआ लाभ है वो दोनों में जब बराबर बराबर बांटा गया तो इसको x मिला और इसको भी कितना मिला, x मिला। देगा कितना देगा? 5% वार्षिक ब्याज देगा। तो तुम लोग कॉमन सेंस से सोचो, आप जब इसका ब्याज निकालोगे तो ये बताओ कितना, इसका ब्याज निकालोगे तो बेटा 22,500 इंटू 5/100। ठीक। 0 0 0 0 पचम 25 का 5, 5 दूनी 10, और 10 और 2 12 का 2, और 5 दूनी 10 1 11, मतलब 1125 रुपये बना। बताइए बात समझ में आई? तो ये बताओ 1125 रुपये ब्याज कौन देगा? कौन देगा? बी देगा। किसे देगा? ए को देगा। अब भाई एक बात बताओ, जब ये ब्याज देगा तो इसके पास से 1125 रुपये क्या हो गए? माइनस हो गए। और ये 1125 रुपये इसके पास से निकल कर किसको मिल गए? इसको मिल गए। तो भाई इसके पास 1125 रुपये क्या हो गए? प्लस हो गए। अब देखो, ये किसकी आय है? ए की आय। और ये वाली आय किसकी है? अगर आप इस आय को सही तरीके से लिखोगे तो सॉल्व होने पे बनेगा x + 75। बताइएगा बनेगा कि नहीं बनेगा? x + 75। ये किसकी आय हो गई? बी की आय हो गई। अब प्रश्न की आखिरी लाइन पढ़ो, अंत में बी की आय ए की आय से आधी है। भैया इन दोनों की अगर आय का अनुपात पूछा जाए तो क्या है भाई? आधी है, तो मतलब ये 2 है और ये कितनी है? 1 है। अब देखो,
ये इधर आए हैं और ये इधर आए हैं। अब अच्छा एक काम करते हैं भैया जी, एक काम करो, यहाँ पर आप इसका और इसका अंतर निकालो और इधर इसका और इसका अंतर निकालो। तो देखो बच्चों, जब आप अंतर निकालोगे तो देखो इसका और इसका अंतर निकालने में x कटेगा, और ये जब इससे जब ये घटेगा तो आएगा 1075, सॉरी 75 नहीं 1050। कितना आएगा? 1050। इसका और इसका अंतर आएगा, और इसका और इसका अंतर कितना आएगा? 1 आएगा। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप यहाँ पर देखोगे कि 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, तो देखोगे 1050। इन्होंने आपसे पूछा गया है कुल लाभ। भाई लाभ देखो, इसको 2 मिला, इसको 3 मिला है, तो बताओ टोटल पैसा कितना आया? तो आप बोलोगे 3 आया। तो जब 1 की वैल्यू 1050 है तो 3 की वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगी? 3150 रुपये। ये रहा हमारा आंसर। तो किस तरीके से प्यारे बच्चों आप इस सवाल को एग्ज़ाम में लगाओगे, आप सभी लोगों को अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत अच्छा और बहुत यूजफुल क्वेश्चन है एग्ज़ाम के लिए। बताइए सर, कहीं कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो आप बेहिचक मेरे से बता सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन अगर आपको हुआ हो इस सवाल में तो बेहिचक बता सकते हैं। अगर आप इस सवाल का वास्तविक मेथड देख लेंगे तो आपको ये मेथड ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा ट्रिकी है, बहुत ज़्यादा ट्रिकी मेथड है। आप बहुत जल्दी सवाल को लगा पाएंगे सर। अच्छा भाई रिपीट कर दें। चलो खैर मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन आप सवाल की लैंग्वेज से सवाल को मिलाने की कोशिश करो तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएंगी बेटा। चलो खैर मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं रिपीट कर दूंगा। टेंशन की कोई बात नहीं, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं, मैं रिपीट कर दूंगा। चलो भाई दोबारा से देख लो एक बार पूरा सवाल, आप अच्छी तरीके से दोबारा से देखो। भाई बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे तरीके से इस सवाल को समझिएगा और इस सवाल को लगाइएगा। ध्यान दीजिए भाई, सवाल का एक एक लाइन तोड़ते हुए चलेंगे, एक एक लाइन सॉल्व करेंगे, ज़रा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बोला गया है ए और बी 2 साझेदार हैं, ये ए ये बी, ठीक। कराए साझेदारी की शर्त यह है कि संपूर्ण पूंजी 45,000 का निवेश ए करेगा, व्यापार की देखभाल हेतु बी को 100 रुपया प्रतिमाह दिए जाएंगे तथा शेष लाभ दोनों में बराबर बांटा जाएगा। दूसरी शर्त के अनुसार बी को उसकी आधी पूंजी पर 5% वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करेगा। अंत में बी की आय ए की आय की आधी हो जाती है, तो कुल लाभ ज्ञात करो। अब एक एक स्टेप सॉल्व करो। ए बी साझेदार, ठीक। 45,000 का इन्वेस्ट हुआ, ठीक। ये बताओ 45,000 में आधा पैसा किसका है? 22,500 इसका है और 22,500 इसका है, ठीक। इन्होंने इस सवाल में ये बोला है भाई, इन्होंने ये बोला ना बी आधी पूंजी पर ब्याज देगा, तो ये भाई ब्याज क्यों देगा? इसलिए ब्याज देगा क्योंकि ये आधी पूंजी इसके ऊपर कर्ज है, ठीक। अब आगे की कहानी समझो, आगे की कहानी ये है। अब देखो क्या है, बिजनेस में बताया गया है कि देखभाल के लिए 100 रुपया महीना किसको मिलेगा? बी को मिलेगा। तो एक बात बताओ बेटा, जब इसको 100 रुपया महीना मिलेगा तो स्पष्ट बात है कि 12 महीने में इसको 1200 रुपये की इनकम हो जाएगी। अच्छा ये बताओ, इस इनकम का इस बिजनेस से कोई लेना देना है? कोई लेना देना है, ये इसकी सैलरी है, ये इसकी क्या है? सैलरी, ठीक। अब हुआ क्या, जब इसको सैलरी मिल गई तो सैलरी मिलने के बाद जो पैसा बचा वो प्रॉफिट कहलाएगा। प्रॉफिट को दोनों लोग कैसा कैसा बांटेंगे? बराबर बराबर। तो इसको भी मान लो एक्स प्रॉफिट, इसको भी एक्स प्रॉफिट। आप एक्स की जगह ए मान सकते हो, कुछ नहीं मानना, 100 मान लेना, तुम जो मानना मान लो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर प्रॉफिट इसका भी है एक्स है, इसका भी एक्स है। देखो दोनों लोगों ने प्रॉफिट बराबर बराबर बांट लिया। अब क्या है, अब आगे की स्टोरी क्या बोल रहे हैं? कह रहे हैं कि भाई ये आधी पूंजी पर ब्याज देगा, किसको देगा? ए को देगा। तो भाई आप इसका जब ब्याज दोगे तो इसका जब आप 5% निकालोगे भाई, तो 5% निकलेगा 1125। ये बताओ 1125 रुपए ब्याज कौन देगा? बी देगा। किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो भाई ये 1125 इसके प्लस हो गए, ठीक। अच्छा जरा इसको थोड़ा सा सही तरीके से सॉल्व करके देखो। तो भाई ये तो लिखा रहा x 1125, ये किसका लाभ है?
किसका, किसकी इनकम है, ए की इनकम। जरा बी की इनकम देखो तो क्या है, एक्स, ये सॉल्व करोगे तो प्लस का 75 आ जाएगा। ठीक, अब सवाल की आखिरी लाइन क्या लिखी है, बी की आय ए की आय की आधी है। तो भाई आधे होने का मतलब इसकी इनकम 2 है और इसकी इनकम 1 है। भाई इतना तो समझ रहे हैं ना। अब आप देखो यहाँ पे आप चाहो तो देखो, या तो यार रेशियो रख के सामने सामने हल कर लो तो भी हल करना ही पड़ेगा, या आप डायरेक्ट ऐसे निकालो कि यहाँ पे अंतर क्या है 1 और यहाँ पे अंतर निकालोगे तो यहाँ पे अंतर कितना है, तो यहाँ पे अंतर निकलेगा 1050। तुम्हारा जो ये 1 है वो 1050 के इक्वल है, 1 की वैल्यू बन गई 1050। भैया मेरे आपसे पूछा गया है टोटल लाभ, इसको लाभ में से 2 मिले, इसको 1 मिले तो टोटल लाभ 3 बना, तो 3 की वैल्यू जब पूछेगा तो आंसर आएगा 3150। कैसे सॉल्व करना है समझ आया सभी लोगों को। तो उम्मीद करता हूं कि अब सभी लोगों को ये सवाल बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा और कहीं किसी प्रकार का किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक बार इस सवाल को दोबारा से घर पे लगाइएगा। अच्छा, एक सवाल मैं आपको इसी कैटेगरी का लगाने के लिए दे रहा हूँ, एक सवाल इसी कैटेगरी में है, लगाने के लिए दे रहा हूँ, आप सभी लोग लगाने का प्रयास करें भाई। भाई पढ़ाई का लेवल आप लोगों को कैसा मिल रहा है, लेवल बढ़िया है पढ़ाई का कि नहीं है। मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता हूं कि कोई बच्चा ये ना कहने पाए मेरे से कि सर आपने लेवल बढ़िया नहीं पढ़ाया या तरीका अच्छा नहीं था। आपको तरीका अच्छा मिलेगा, साथ में लेवल भी अच्छा मिलेगा। बिल्कुल ये ना सोचिएगा कि सर लेवल किसी प्रकार से आपको कोई गड़बड़ मिलेगा। चलो भाई एक और अच्छा सा सवाल आपको समझाते हैं। देखो एक चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, इस सवाल में थोड़ी सी बदलाव है, थोड़ा सा बदलाव है, पूरा बदलाव ध्यान से सुनिए। क्या है जरा देखिए। एक व्यापार में ए बी साझेदार हैं, एक व्यापार में ए और बी साझेदार हैं, ठीक है, तथा संपूर्ण पूंजी ए निवेश करता है, तथा संपूर्ण पूंजी ए निवेश करता है। कौन निवेश करता है? ए निवेश करता है जो 55,000 रुपये है, जो 55,000 रुपये है, ठीक। व्यापार की देखभाल के लिए बी को, व्यापार की देखभाल के लिए बी को 450 रुपये प्रति माह की दर से पूरे वर्ष मिलता है। दर से पूरे वर्ष मिलता है, ठीक है। उसके बाद शेष लाभ दोनों बराबर बांटते हैं। उसके बाद शेष लाभ दोनों बराबर बांटते हैं, ठीक है। बी को उसकी पूंजी पर, ए को उसकी पूंजी पर 20% की दर से ब्याज देता है। यही लाइन विशेष है। बी ए को उसकी पूंजी
पर उसकी पूंजी पर 20% वार्षिक दर से ब्याज देता है तथा अंत में बी के पास लाभ की राशि तथा अंत में बी के पास लाभ की राशि ए के लाभ की राशि की आधी हो जाती है की राशि की आधी हो जाती है। कुल लाभ ज्ञात करो। चलो भाई शुरू हो जाओ, आंसर दीजिएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। नहीं सौरभ बेटा, गलत आंसर है। मैंने आपसे पहले ही कहा सवाल को बहुत ध्यान से अगर ना पढ़ा तो गलत आंसर आएगा। बिल्कुल जान लीजिएगा, आपका भी यदवीर गलत आंसर है। बहुत ध्यान से लगाना पड़ेगा सवाल भाई, कठिन नहीं है बहुत आसान। जैसा पहले लगाया था वैसे लगेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। शशि गुप्ता, आपका बिल्कुल सही है बेटा। शशि बेटा आपका बिल्कुल सही आंसर है। शाबाश बिटिया, बहुत अच्छे बेटा, आपका बिल्कुल सही आंसर है। तो अब बाकी लोग सभी लोग ध्यान से समझिएगा, आपका बेटा बिल्कुल सही आंसर है। ज़रा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, किस तरीके से ये सवाल लगेगा, केवल ध्यान दीजिएगा। इस सवाल में जो बोला गया है इसकी स्ट्रेटजी समझो कि इस सवाल में आपको क्या बोल रहा है। क्या कह रहा है कि एक व्यापार में ए और बी साझेदार हैं। ये ए हो गया, ये भाई बी हो गया। अब इस बार क्या बोला है कि 55,000 रुपये का निवेश है। व्यापार की देखभाल के लिए बी को 450 रुपया प्रतिमाह पूरे वर्ष तक दिया जाएगा। शेष लाभ दोनों बराबर बांटेंगे। अब ये लाइन पढ़ो, बी ए को उसकी पूंजी पर, उसकी पूंजी मतलब पूरी पूंजी पर 20% वार्षिक दर से ब्याज देता है, और वर्ष के अंत में बी के पास जो लाभ है वो ए के लाभ से कैसा है, आधा। तो कॉमन सेंस से सोचो कि अगर भाई 450 रुपया पर महीना दिया जाएगा तो 12 महीने का अगर देखेंगे तो 5400 रुपया मिला। ये बताओ ये 5400 किसको मिला, बी को मिला। क्या मिला, सैलरी मिली भाई, सैलरी। अब सैलरी इसको मिली कितनी, 5400। आगे की स्टोरी करा, शेष लाभ दोनों बराबर बांटते हैं। तो लाभ जब दोनों बराबर बांटते हैं तो मान लो इसका लाभ x है और इसका भी लाभ क्या है, x। दोनों लाभ देखो इक्वल है, ठीक। अब देखो बी ए को उसकी पूंजी पर क्या देगा, ब्याज देगा। कितने परसेंट, 20%। एक बात बताओ, पूंजी कितनी, 55,000। अगर 55,000 का 20% निकालोगे तो इधर देखो साइड पे निकाल रहा हूं, वैसे आएगा 11,000। 55,000 इंटू 20% बटे 100, सॉल्व करो, आ गया 11,000। तो ये 11,000 रुपए क्या बना, ब्याज। कौन देगा, बी देगा। किसे देगा, ए को देगा। तो भैया इसमें से 11,000 माइनस होगा और इसमें 11,000 प्लस होगा। अब आराम से जरा देखो, यहां पर सॉल्व करो। इसका लाभ क्या आएगा, इसकी इनकम हो गई x प्लस 11,000, ये इसकी इनकम, ठीक। इसकी इनकम देखो तो x माइनस 5600 इसकी इनकम हो गई, ठीक भाई, ये माइनस का है। ये बताओ इन्होंने क्या बोला है, करा अंत में b का लाभ की राशि a के लाभ की राशि की आधी है। किससे आधी है, a से, ये आधी। तो ये हो गई 2, ये हो गई 1।
अब आप फिर से वही काम करो, रेशियो को सॉल्व करने के बजाय अंतर निकालो, अंतर यहाँ पे निकालोगे। अब यहीं पे लड़का गलती करता है भैया, जब आप इसका अंतर निकालोगे तो 16,600 निकलेगा। ठीक, कितना निकलेगा? 16,600। और जब यहाँ पे अंतर निकालोगे तो भाई यहाँ पे अंतर निकलेगा कितना? 1। तो भाई तुम्हारे हिसाब से इस 1 की वैल्यू दे रखी है 16,600। आपसे पूछा गया टोटल लाभ, तो 2 और 1 3, 3 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा 49,800। तो किस तरीके से प्यारे दोस्तों आप इस सवाल को सॉल्व करोगे, आप सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है, आप इस सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से घर पे तैयार करिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि लगभग मैंने आप लोगों को पार्टनरशिप में 30 से 35 एग्जाम्पल कराए हैं, जो भी 5-6 क्लासें, आज शायद 6वीं क्लास थी। तो आप सभी लोगों को ये सारे एग्जाम्पल बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। बस आप सभी बच्चों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन सभी एग्जाम्पल को घर पे बहुत अच्छी तरीके से पूरे मन से लगाइएगा, ताकि आप मेरे द्वारा पढ़ाई गई हर चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएँ और सीख पाएँ। बस अच्छा, 16,600 कैसे आया? हाँ अभिषेक बेटा, ये मैं समझाता हूँ। देखो भाई, जब आप इसका और इसका अंतर निकालोगे तो यही चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बहुत से बच्चे यही गलती करते हैं। जरा अंतर निकालने के लिए मैं आपसे ये बोलूँगा कि जरा बेटा इससे इसे घटाओ। तो कैसे घटाओगे? x प्लस 11,000 माइनस x माइनस 5600। जरा घटाओ बेटा। तो घटाओगे तो x प्लस 11,000 माइनस का x प्लस का 5600, इससे ये खत्म। देखो 16,600। देखो बेटा, इसका और इसका अंतर देखो, यही तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभिषेक जी समझ आया? ये कैसे आया बताइए बेटा, समझ आ रहा है कि नहीं? अभिषेक आपको समझ आया? चलो भाई, बहुत अच्छी बात है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आप सभी बच्चों को बढ़िया बढ़िया समझ में आए। अब बस इसी तरीके से आप लोगों को मेहनत करते रहना है लगातार, कंटिन्यू रूप से। अब कल मैं आप लोगों के लिए नया टॉपिक शुरू कर सकता हूँ, या आज ही मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपको डाउट क्लास होगी, या मैं आपको नया टॉपिक शुरू करूँगा। ठीक है, क्योंकि रक्षाबंधन हम लोगों के करीब है। हो सकता है मेरा विचार बदल जाए, मैं रक्षाबंधन के बाद नया टॉपिक शुरू करूँ। अभी 2-3 दिन आप लोगों की डाउट क्लास रख दूँ, तो 2-3 दिन आप लोग खूब जी भर के अपने जितने डाउट हैं सारे डाउट दूर कर लो। जब तक रक्षाबंधन की छुट्टी नहीं हो रही तब तक अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिएगा एकदम बढ़िया धुआंधार तरीके से। और बाकी लोगों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि सर ने बोला है कि डाउट आप लोग पूछ लीजिएगा, इससे अच्छा सुनहरा अवसर फिर नहीं आएगा। 2-3 दिन का समय है, आप लोग खूब जितने धड़ल्ले से तुम्हें डाउट पूछने, लेकिन टॉपिक याद रखना, वर्किंग टाइम पाइप टंकी के ही डाउट आप पूछेंगे। इसके अलावा मैं अभी आपको आगे जब रेशियो की हिंट दूंगा कि हाँ बेटा रेशियो के भी डाउट मैं आपको बताऊंगा, तो रेशियो के बताऊंगा। जो चैप्टर पढ़ाऊंगा उसी के डाउट अभी आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपकी तैयारी का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो जाए। नहीं तो पता है कई बच्चे क्या होंगे, कहीं किसी भी चैप्टर का डाउट पूछने लगेंगे तो बाकी बच्चों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही आप डाउट पूछिए, ठीक है। और बाकी कोई दिक्कत समस्या हमसे शिकायत हो तो आप बेझिझक हमसे शेयर करिएगा, और लगातार आप लोग सभी लोग अपना सहयोग जारी रखिएगा। जो भी स्टूडेंट हैं आप उनको बताते रहिएगा, और इसी तरीके से मैं मेहनत करता रहूँगा, आप मेहनत करते रहिएगा। आज की क्लास पढ़ने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।